Hi friends, welcome on Europedia and ECP, and this video is related to workshop science, basic practices in workshop science, and that is a part of the syllabus for ITI exam that is principal, vice principal, assistant director as of now हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो आपका एग्ज़ाम निकला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें 98 पोस्ट हैं, 15 सितंबर 15 को इसका प्रीलिम है। और आप जानते हैं यूरोपीडिया इसके लिए आपको एक मॉड्यूल, टेलर मेड मॉड्यूल दे रहा है। बहुत से आप में से बहुत से लोगों ने इस मॉड्यूल को ले रखा है, और मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस से रिलेटेड है। और वर्कशॉप के अंदर जितने भी मशीन टूल होते हैं, जैसे लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, मेटल कटिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग, उससे रिलेटेड ये है। और वर्कशॉप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिकली लैब है जो स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड है, और हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को वर्कशॉप में थोड़ा सा एक्सपोजर दिया जाता है सो दैट उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, कुछ चीज़ों का, टूल्स का हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो। तो सारी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सिलेबस कॉमन है, मेरे को लगता है इसको अच्छे तरीके से कवर करवाया जा सकता है। और ये बड़े सिंपल से टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको मेटल कटिंग से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है उसके बारे में बताऊंगा। आज की मेरी जो लेक्चर है उसमें मेटल कटिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉर्मिंग प्रोसेसेस आप जानते हैं, फोर्जिंग, रोलिंग, ये सारी की सारी, या वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं, कास्टिंग प्रोसेसेस हैं। उनमें मेटल कटिंग प्रोसेस कहाँ स्टैंड करता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर, और मेटल कटिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, और मेटल कटिंग के जो बेसिक तरीके क्या हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो, एक जब मशीन टूल की हम बात करते हैं, मेटल कटिंग के लिए एक मशीन चाहिए होती है जिसको मशीन टूल बोलते हैं। और कुछ मशीन टूल्स के नाम, जैसे अगर मैं लूँ लेथ मशीन, ये सारे के सारे जो आपके हैं, लेथ, ड्रिलिंग, शेपर, मिलिंग, ये सारे के सारे मशीन टूल हैं। इनको नॉर्मली दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, एक जर्नल पर्पज़ मशीन टूल जैसे लेथ मशीन है, और एक स्पेशल पर्पज़ मशीन टूल, स्पेशल पर्पज़ मशीन्स भी बोलते हैं उनको, जैसे गियर कटिंग मशीन या बोरिंग मशीन। वो बेसिकली स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं, ज़्यादा ऑटोमेटिक होते हैं वो दो कैटेगरीज़ के हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेटल कटिंग के लिए जो आपका कटिंग टूल होता है, देखो मशीन टूल अलग चीज़ है, वो पूरी मशीन है, और कटिंग टूल जो कटिंग करता है। तो कटिंग टूल दो तरह से कटिंग करता है, एक ऑर्थोगोनल कटिंग होती है और एक ऑब्लिक कटिंग होती है। तो ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग में से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, और साथ में मशीन टूल की कैटेगरीज में से क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जैसा हर लेक्चर में आधा घंटे के आसपास लेता हूँ, सो दैट जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नए भी हैं या जिन्होंने पढ़ाई बहुत टाइम से छोड़ी है, उनको सब्जेक्ट समझने में ट्रबल ना आए। आप ये जो मेरा लेक्चर है इसको बार बार सुनना, और फिर जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके हम लोग देते हैं उसको सुनना। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, क्या समझने की ट्राई कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा वो फ्रेंड्स मेटल कटिंग इंट्रोडक्शन के ऊपर है, और ये सारे का सारा जो आपका ITI का एग्ज़ाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस इस में से हमारा डोमेन में से उठाया गया है। और यूरोपीडिया इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड मॉड्यूल ऑफर किया है आपने। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, आप इसको लो, 15 सितंबर तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रिलिमिनरी 400 लोगों का क्लियर होगा, और 400 में से 200 लोगों का मेंस क्लियर होगा, और जिनका भी मेंस क्लियर होगा वो सबका इंटरव्यू क्लियर होगा। बिकॉज हरियाणा जैसे एनवायरनमेंट इंजीनियर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीटें तो 54 थी, लेकिन 25 लोग ही क्वालिफाई किए इंटरव्यू के लिए। तो जिनका भी रिटन एग्ज़ाम एक कन्वेंशनल पेपर होता है जिसके लिए सिलेबस यही है, और कन्वेंशनल पेपर को क्लियर करने का जो तरीका है वो अच्छा राइटअप आपका होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा लिखना कैसे आपने, अगर आपने अच्छा राइटअप बना लिए तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, जिसमें यूरोपीडिया आपको बहुत अच्छी मेंटरिंग करेगा कि कैसे आपने उसको निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मशीन कटिंग इंट्रोडक्शन है क्या मशीन कटिंग? तो पहले तो मशीन कटिंग, और ये डॉक्यूमेंट या ये कंटेंट देना इसलिए भी ज़रूरी है आपको, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्टिव आएंगे। जैसे असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें आपको सब्जेक्टिव जो कन्वेंशनल पेपर मेंस था उसमें राइटअप था, तो राइटअप आपको ढंग से करना पड़ेगा। तो मेटल कटिंग का जो इंट्रोडक्शन में मेटल कटिंग होता क्या है, दिस इज़ द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम ब्लॉक ऑफ अ मेटल यूजिंग कटिंग टूल।
तो मशीन टूल एंड कटिंग टूल में डिफरेंस होता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है, अगर मैं ग्राइंडिंग व्हील की बात करूं, वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, वो कटिंग टूल है, मशीन टूल नहीं है। ग्राइंडिंग मशीन एक मशीन टूल है। ग्राइंडिंग मशीन, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये मशीन टूल है। लेकिन लेथ के ऊपर लगने वाला सिंगल पॉइंट कटर या ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर लगने वाला ग्राइंडिंग व्हील मशीन के ऊपर लगने वाला ग्राइंडिंग व्हील, या आपका ड्रिल मशीन, ड्रिल जो लगती है ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, वो कटिंग टूल है। तो कटिंग टूल और मशीन टूल दोनों में डिफरेंस है। जो कटिंग करता है वो कटिंग टूल है। तो मशीनिंग होता क्या है? मशीनिंग एक्चुअली ये मेटल कटिंग वो प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड मटेरियल को हम ब्लॉक ऑफ द मेटल में से रिमूव कर देते हैं। एंड इसमें हम अलग अलग वैरायटी की शेप और साइज़ हम बनाते हैं। तो बेसिकली मेटल कटिंग के बहुत से पर्पज़ होते हैं। एक पर्पज़ मेटल कटिंग का अलग अलग शेप्स में और साइज़ में मटेरियल को, कंपोनेंट को बनाना, वो भी इसका एक पर्पज़ है। तो मेटल कटिंग के अलग अलग पर्पज़ हैं। सरफेस क्वालिटी बढ़ाना, सरफेस फिनिश देना, मेटल का साइज़ एंड शेप उसको देना, ये उसके अलग अलग पर्पज़ हैं। तो एक पर्पज़ उसका है कि उसको अलग साइज़ और शेप हम दें। और मशीनिस्ट वो आदमी है, वर्कर है, जो मशीन के ऊपर काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अब यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग वो है जिसमें रॉ मटेरियल को हम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जिसमें हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इन बिटवीन जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हम चेंज करते हैं। जब तक रॉ मटेरियल आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बन जाता, उसको अलग अलग प्रोसेसेस से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक वो अलग अलग प्रोसेसेस से नहीं जाए, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनता। तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनने की प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और इसको कई इसके एग्जांपल हैं, जैसे मैंने बोला फॉर्मिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग। ये 4 ब्रॉड कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। और यही आपका सिलेबस है। मेटल फॉर्मिंग के एग्जांपल है रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूशन, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, बेंडिंग, एम्बॉसिंग, क्वाइनिंग। इनमें से कौन सी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर कास्टिंग के अलग अलग एग्जांपल है, वेल्डिंग के अलग अलग एग्जांपल है, वो बाद में देखेंगे। और मशीनिंग, तो मेन हमारा 4 मेन कैटेगरीज है मशीनिंग में। और मशीनिंग में हम मेटल की कटिंग करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं। उसके भी 2 तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जिसमें मेटल जो कटिंग टूल है वो चिप की फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करता है, या इरोजन या अब्रेशन भी हो सकता है। इरोजन या अब्रेशन, जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में आपका जो है वो इरोजन होता है। इरोजन मतलब कि वो एक जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उससे मटेरियल थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है। तो वो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का उसका एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ये सारी वो मशीनिंग्स हैं जो ट्रेडिशनल मशीनिंग्स नहीं हैं। तो इवेंचुअली मशीनिंग को बाद में हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। मशीनिंग 2 तरह की होती है। एक मशीनिंग जिसमें मेटल को कट किया जाता है कटिंग टूल से, इसको होता है कन्वेंशनल मशीनिंग। कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता है, एक मेटल आपका कटिंग टूल होता है और एक मेटल है जिसको कटिंग टूल से मेटल को रिमूव किया जाता है। दूसरा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग है, नॉन कन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में एज सच जो मशीन टूल होता है वो ऐसा नहीं कि उसका कटिंग एज है और वो कट करके चिप की फॉर्म में निकालता है। जो कटिंग आपका टूल है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉपर का टूल है और आप आयरन को कट कर रहे हैं। कन्वेंशनल टूल में जो टूल की हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, वो मेटल जिसको कट कर रहा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे लेथ मशीन में अगर तुम स्टील को कट कर रहे हो तो हाई और ग्रेड का स्टील उसको कट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में, जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग वगैरह में, आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन को यूज़ करके बहुत हार्ड मटेरियल को भी कट कर सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। तो ये आपके 2 कैटेगरीज है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं, और भी इसके बेसिस हैं। जैसे हम बेसिकली कोई फंक्शन के बेस पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर रहे हैं मटेरियल की। जैसे अगर मैं बात करूं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की, तो रोलिंग ऑपरेशन जो है वो ग्रेन साइज़ को चेंज करता है। जब भी रोलिंग ऑपरेशन किया जाएगा तो मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बिकॉज मेटल फॉर्मिंग
प्रोसेस है वो, जिसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग से ग्रेन रीस्ट्रक्चरिंग होता है, और ग्रेन रीस्ट्रक्चरिंग से जो निकल के आता है प्रोडक्ट, उसके ग्रेन फाइन साइज़ के होते हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग मटेरियल उससे निकल के आता है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप उसकी चेंज करते हैं। दूसरा, शेप एंड साइज़ आप वर्कपीस की चेंज कर देते हैं। शेप एंड साइज़, लेथ मशीन पे आप अगर किसी मटेरियल को कट कर रहे हो तो उसकी शेप भी चेंज कर रहे हो, साइज़ भी चेंज कर रहे हो। और तीसरा हमारा जो पर्पस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, कि डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस क्वालिटी इम्पार्ट करना। जिस साइज़ का हमें प्रोडक्ट चाहिए, जैसे ग्राइंडिंग मशीन है या फिनिशिंग मशीन्स है, वो सरफेस क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं प्रोडक्ट को, सरफेस क्वालिटी उसकी बढ़ती है, और उसका डायमेंशनल जो हमें चाहिए वो भी हम डायमेंशनल फाइनल साइज़ उसको प्रोवाइड करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को अलग अलग कैटेगरीज में भी डाला जा सकता है। जैसे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं स्ट्रेन हार्डनिंग करके, तो मेटल फॉर्मिंग का एग्जांपल आ जाएगा। मेटल फॉर्मिंग में मैंने आपको बताया कि एक जो रोलिंग ऑपरेशन है वो टिपिकल उसका एग्जांपल है, जिसमें एक वर्क पीस जाता है और जो बड़े साइज़ का ग्रेन है फिर वो पतले साइज़ का छोटे साइज़ का ग्रेन बन जाता है, और ये मेटल फॉर्मिंग का एग्जांपल है। अगर मेटल फॉर्मिंग का ये एग्जांपल है, इस तरीके से अगर हम करते हैं इसको, सॉरी इस डायरेक्शन में ये आएगा, या मेटल फॉर्मिंग का अगर हम एग्जांपल देते हैं तो ये ग्रेन साइज़ को चेंज करके उसकी स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ बढ़ रही है स्ट्रेन हार्डनिंग से। शेप एंड साइज़, लेथ मशीन शेप एंड साइज़ उसमें चेंज कर रहे हैं। डायमेंशनल एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश, ग्राइंडिंग। तो ऐसे हम अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पीछे एक ऐसे ही एक एग्ज़ाम हुआ था ITI का, स्किल एनहांसमेंट का एग्ज़ाम, एक किसी स्टेट का। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। आप जानते हैं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, शॉर्ट पिनिंग उसका एग्जांपल नहीं होता, ग्राइंडिंग होता है, लैपिंग होता है, हॉर्निंग होता है, लेकिन शॉर्ट पिनिंग जो है वो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ये एक स्लाइड है छोटी सी आपके लिए, आप इसको एक बार देख लें। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की कैटेगरीज हैं, जॉइनिंग प्रोसेसेस के नाम, फिनिशिंग प्रोसेसेस के नाम। अब इसको हीट ट्रीटमेंट को भी इसमें डाला गया है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप जानते हैं कि मेटल को हीट करना और उसको कूल करना, सो दैट उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा सके। तो ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करने का, जैसे नॉर्मलाइजिंग है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, अनिलिंग में डक्टिलिटी टफनेस बढ़ती है, फिर जो आपकी टेम्परिंग प्रोसेस है उसमें तुम सॉफ्टनेस को इम्प्रूव करते हो, हार्डनेस को कम करते हो। तो ये आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का। तो शेपिंग, जॉइनिंग, फिनिशिंग, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं उनकी, जिनमें हम इनको बांट सकते हैं। तो थोड़ी देर आप इस स्लाइड को रोक के इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो कि इसमें क्या लिखा है। ओके, अब हम 7 कैटेगरीज में इन सारी प्रोसेसेस को बांट सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वर्क जो हमने करना है, हम इनको 7 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती हैं प्रोसेसेस, जैसे हार्डनिंग, टेम्परिंग, अनिलिंग, सरफेस हार्डनिंग, ये सारी के सारी जो प्रोसेसेस हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस वगैरह, ये उनके मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर अलग से लेक्चर है, उसको ज़रूर सुन लेना, जिसमें नॉर्मलाइजिंग आता है, अनिलिंग आता है, टेम्परिंग आता है। नॉर्मलाइजिंग स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाता है, फास्ट कूलिंग रेट होता है, क्विंचिंग होती है उसके अंदर, मार्टेनसाइट बनता है। टेम्परिंग जो है वो हार्डनेस को रिड्यूस करता है, उसका काम ये होता है कि हार्डनेस जो बहुत ज़्यादा होगी उसको रिड्यूस कर दिया जाए। और अनिलिंग जो है वो आगे 2 टाइप से होता है, एक फुल अनिलिंग, एक प्रोसेस अनिलिंग। फुल अनिलिंग का पर्पज़ होता है कि जो आपका मटेरियल है उसकी हमारी जो बेसिकली कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे डक्टिलिटी है या टफनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। वो कंट्रोल्ड कूलिंग रेट में आप उसको कूल करते हो, कंट्रोल्ड कूलिंग रेट होता है वो, अनलाइक नॉर्मलाइजिंग जिसमें आप फास्ट कूलिंग रेट रखते हो, अनिलिंग में स्लो कूलिंग रेट रखते हो, फर्नेस कूलिंग उसमें करते हैं। प्रोसेस अनिलिंग भी आपका जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसमें जो स्ट्रेन आ जाती हैं, जो ग्रेन स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेन आता है, उसको कम करने के लिए प्रोसेस अनिलिंग होता है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस
ये सारे का सारा जो आपका लग रहा है। और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस जो मटेरियल के हार्डनेस को बेसिकली चेंज करता है, जैसे साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग, ये सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस हैं। फिर कास्टिंग प्रोसेसेस, फिर मेटल वर्किंग प्रोसेसेस, शेयरिंग फॉर्मिंग प्रोसेसेस, ये भी मेटल वर्किंग प्रोसेसेस हैं सारी, ज्वाइनिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग प्रोसेसेस, सरफेस फिनिश प्रोसेसेस, ये 7 कैटेगरीज हैं। ये हीट ट्रीटमेंट, कास्टिंग, 3 और 4 आपका फॉर्मिंग, 5 आपका वेल्डिंग, 6 आपका मशीनिंग, और मशीनिंग के अंदर ही हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी ऐड कर देते हैं, और ये आपका फिनिशिंग प्रोसेस जैसे ग्राइंडिंग वगैरह। तो ये 7 मेन कैटेगरीज हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की। तो आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इन 7 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अब मशीन टूल क्या है, मैंने आपको 2 चीज़ बताई, एक कटिंग टूल और एक मशीन टूल। यू शुड नो व्हाट इज कटिंग टूल, यू शुड नो व्हाट इज मशीन टूल। तो व्हाट इज मशीन टूल, ये बेसिकली एक मशीन होती है जो पावर से चलती है, और इसको दूसरे बेसिकली प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी डायमेंशन सेट करने के लिए और उनको शेप देने के लिए, और ये मेटल से बनी होती है। और अलग अलग तरीके हैं जिनमें हम शेप दिया जा सकता है, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके, शेयरिंग करके, स्क्वीजिंग करके, या कुछ और तरीके से जैसे अल्ट्रासोनिक रिमूवल या कोरोसिव या केमिकल प्रोसेस, इरोजन, कोरोजन वगैरह के थ्रू। तो ये जो आपका लास्ट पार्ट है इसमें इरोजन, कोरोजन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो ये सारे का सारा जो आपका अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड या मशीनिंग प्रोसेसेस, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के अंदर जो तरीका होता है मटेरियल की कटिंग करने का, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, कोरोजन में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, या आपका इस तरीके का और जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है वो आता है। वायर ड्राइंग प्रोसेस, स्क्वीजिंग, शेयरिंग, बेंडिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, कटिंग एक्स्ट्रा जो चिप्स बनते हैं, मेटल कटिंग। तो मशीन टूल में वो मशीन्स होती हैं जो एक काम आपका करती हैं। 4th कैटेगरी जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड है, उसको इसलिए यूज़ किया जा सकता है कि अगर आप कन्वेंशनल मशीन टूल से उसको कट ना कर पाएँ तो आप नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग से उसको कट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मशीन टूल्स के, लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ब्रॉचिंग, शेपर, ये सारे उसके आपके एग्जांपल हैं। फंक्शन क्या होता है मशीन टूल का, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द मशीन टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मशीन टूल। ए, टू होल्ड एंड सपोर्ट जॉब और वर्कपीस टू द मशीन। देखो एक जॉब होती है और एक वर्कपीस, सॉरी जॉब या वर्कपीस एक चीज़ होती है और एक टूल होता है। टूल और जॉब, जॉब को वर्कपीस भी बोलते हैं, टूल और जॉब को आपस में मिलना है क्योंकि टूल ने जॉब को या वर्कपीस को कट करना है। तो टूल एंड जॉब दोनों को होल्ड करना, या एक को ही होल्ड करना, या एक को ही मूव करना कि दोनों को मूव करना। तो टूल को भी मूव करता है मशीन टूल, उसके ऊपर बेसिकली कटिंग टूल होल्डर लगा होता है, और जॉब को भी मूव करता है। अगर आप लेथ मशीन देखें तो टूल भी मूव करता है और जॉब भी चक के अंदर मूव करता है। तो बेसिकली आपका पैरामीटर होते हैं जैसे कटिंग स्पीड, फीड दी जाती है, कई बार वर्कपीस को फीड दी जाती है, कटिंग टूल को फीड दी जाती है। तो आपका जॉब या वर्कपीस भी मूव करता है, कटिंग टूल भी मूव करता है, और ये आपका उस तरीके से होता है। क्लासिफिकेशन मशीन टूल की किस तरीके से की जा सकती है, कैसे क्लासीफाई करते हैं हम। जनरल पर्पस मशीन होते हैं, स्पेशल पर्पस मशीन होते हैं। अब जनरल पर्पस जो स्टैंडर्ड मशीन टूल हैं जैसे लेथ मशीन, उनको क्यों बोलते हैं जनरल पर्पस, और स्पेशल पर्पस मशीन को स्पेशल पर्पस क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है उसके अंदर जो उसको स्पेशल पर्पस मशीन टूल बोलते हैं। देखो स्पेशल पर्पस मशीन टूल जैसा नाम आपको बता रहा है, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है, एक पर्टिकुलर काम के लिए बना है, वो वही काम करेगा। जो जनरल पर्पस है वो मल्टीटास्कर होता है। मैं अगेन क्रिकेट मैच का एनालॉजी लेता हूँ। क्रिकेट मैच के अंदर एक होता है ऑलराउंडर, वो जनरल पर्पस, और एक होता है स्पेशलिस्ट, वो ओनली बॉलिंग बहुत अच्छी करेगा, बैटिंग उसको नहीं आएगी बिल्कुल भी नहीं, फील्डिंग भी शायद कम कर ले, लेकिन बॉलर बहुत जबरदस्त होगा। वो जो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, वो जनरल पर्पस है, राइट, दोनों पर्पस सॉल्व करता है।
अब जो स्पेशल पर्पज़ मशीन टूल होता है, स्पेशल पर्पज़ मशीन टूल होता है, वो महंगा होता है और वो उसी काम के लिए बनाया जाता है, लेकिन काम होना भी चाहिए फिर उतना, इसलिए इसको मास प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है। स्पेशल पर्पज़ मशीन टूल होता है मास प्रोडक्शन के लिए, जब बहुत सी चीज़ें बढ़नी है आपकी मास प्रोडक्शन के लिए। स्पेशल पर्पज़ टूल उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया जाता है तो महंगा होता है। नॉर्मली ये ऑटोमेटिक मशीन टूल होता है और इसके ऊपर जो आदमी काम करता है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा काम ऑटोमेटिक मोड में होगा, मशीन खुद करेगी। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ पंचिंग मशीन, उसका ओनली काम पंचिंग मशीन ही है, वो पंचिंग ही करेगी बस, और उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल देंगे और वो पंचिंग बहुत अच्छे तरीके से करेगी। बोरिंग मशीन, टनल बोरिंग मशीन, वो टनल को बोर ही करेगी। तो सारे का सारा काम जो मशीन ने करना है सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में होता है। जब पता है कि यही काम होना है तो उसको ऑटोमेटिक मोड में डाला जा सकता है। भाई अगर तुम्हें पता है कि मेरे को पंच ही मारना है तो पंचिंग मशीन को तो ऑटोमेटिक मोड में डाला जा सकता है। या जैसे एलपीजी सिलेंडर को फिल करने वाली जो मशीन है, गैस फिल करनी है, वो एलपीजी सिलेंडर का नॉब उठाया जाएगा, उसमें वो पाइप कनेक्ट की जाएगी और कुछ सेकंड में वो सिलेंडर भर जाएगा, पाइप हट जाएगी, वो नॉब बंद हो जाएगा, सारा ऑटोमेटिक है। अगर सारा ऑटोमेटिक है तो वर्कर हाईली स्किल्ड नहीं चाहिए। तो स्पेशल पर्पज़ मशीन क्या होती है? जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, महंगी होती है, ऑटोमेटिक होती है, मास प्रोडक्शन के लिए होती है और इस पे जो वर्कर है वो हाईली स्किल्ड नहीं होना चाहिए। और जनरल मशीन जनरल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, मतलब कोई भी काम करने को आ सकता है उसमें कई काम किए जा सकते हैं। लेथ मशीन में कई काम किए जा सकते हैं, कटिंग भी की जा सकती है, शेपिंग की जा सकती है, अभी और भी तुम्हें बताऊंगा क्या क्या काम लेथ मशीन पे किए जा सकते हैं। मल्टीपर्पज़ के लिए होती है और वर्कर जो इसके ऊपर होना चाहिए वो स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। और इसमें ऑटो मोड नहीं डाला जा सकता, क्योंकि हर बार जब काम चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक मोड उसमें नहीं डाला जा सकता। ये है आपका जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ मशीन टूल। कुछ नाम नोट कर लो जनरल पर्पज़ मशीन्स के। क्या क्या नाम है जनरल पर्पज़ मशीन के? लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, आपके प्लानिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन, मिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, हॉबिंग मशीन, गियर शेपिंग मशीन, ब्रोचिंग। ये बेसिकली कुछ इनमें आपके स्पेशल पर्पज़ मशीन भी हैं। इनमें कुछ मशीन्स ऐसी होंगी जो स्पेशल पर्पज़ मशीन भी होंगी, ऐसे नहीं कि सारी की सारी आपकी जनरल पर्पज़ मशीन है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया कि जनरल पर्पज़ मशीन और स्पेशल पर्पज़ मशीन का मीनिंग क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनरल पर्पज़ मशीन और स्पेशल पर्पज़ मशीन में डिफरेंस क्या है। अब देखो ये है तुम्हारा लेथ मशीन। आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखा होगा लेथ मशीन। चक जहां मशीन टूल लगा होता है, टूल पोस्ट होता है, सैडल होता है, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, चक, टूल पोस्ट, गाइड वेन्स, this is the lathe machine. So lathe machine actually is an example of general purpose machine and the purpose is इसमें एक वर्क पीस होता है जिसको लेथ के हेड स्टॉक में डाला जाता है और वो रोटेट करता है, और मशीन टूल जो कटिंग टूल है उसको रखा जाता है टूल पोस्ट के ऊपर। और लेथ मशीन में कई काम हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ पर्पस। वाई लेथ मशीन इज कॉल्ड जर्नल पर्पज मशीन? बिकॉज इट डज जर्नल many different kind of multi-purpose activities, multi-purpose functions it fulfill, that shaping, drilling, knurling, turning, cutting, deformation. So what is done is like you will put the workpiece in the chuck. Here chuck में आप वर्कपीस लगाते हो, जैसे मे बी यू कैन सी a small cylindrical workpiece here, and tool post में you put the tool, cutting tool here, and then you give guide vanes. These are the guide vanes and this is the tail stalk. टेल स्टॉक से मूव करते हो तुम इस तरह से सैडल को मूव करते हो और सैडल को मूव करके वर्कपीस को यहाँ पे लाते हो, एंड देन दिस चक रोटेट्स. देयर इज अ रिलेटिव मोशन between tool and workpiece and cutting is done. So why this lathe machine is called
general purpose machine. This is the reason for that. So lathe machine is called general purpose machine for this purpose. Now see another important diagram for your reference. Y-axis is production rate, how many components do you produce per unit time, and variety of production. I mean what different kind of products do you manufacture. Variety कितनी बना रहे हो और प्रोडक्शन कितनी कर रहे हो. जो मास प्रोडक्शन है वो यहाँ है. रेट ऑफ प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना मास प्रोडक्शन होगा. मास प्रोडक्शन दैट मीन्स पर्टिकुलर टाइप का वैरायटी, मिनिमम वैरायटी, बट एक ही टाइप की चीज लाखों में बनाना. इफ आई एम मेकिंग दिस प्रोडक्ट इन लैक्स, आई एम नॉट चेंजिंग द टाइप, आई एम मेकिंग इट इन लैक्स, तो मास प्रोडक्शन. तो सिंगल पर्पज मशीन या स्पेशल पर्पज मशीन आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन. जनरल पर्पज मशीन्स टेक केयर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन. सो जनरल पर्पज मशीन में वैरायटी इज मोर एंड प्रोडक्शन इज लेस. मास प्रोडक्शन और rate of production is less. Special purpose machine में rate of production is more. I am telling you like one question of special purpose machine versus general purpose machine. One question can be asked. Now certain characteristic of special purpose machine. Special purpose machine के characteristic क्या हैं? Special purpose machine ऐसा नहीं कि तुम्हें आप मार्केट में जाओगे तो मिल जाएगा, उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. दे आर टेलर मेड एक्चुअली. जैसे योरपीडीए के मॉड्यूल है टेलर मेड, ऐसा नहीं कि मार्केट में कहीं मिल जाएगा. योरपीडीए देगा वो, और कोई नहीं देगा, राइट. ओनली योरपीडीए देगा. जैसे ही कोई चीज़ की डिमांड आई, आपने बोला मेरे को स्पेशल पर्पज मशीन चाहिए, स्पेशल पर्पज मॉड्यूल चाहिए, टेलर मेड मॉड्यूल. स्पेशल पर्पज मशीन आर टेलर मेड मशीन्स. ये स्टैंडर्ड मशीन्स नहीं होती. दीज मशीन आर स्पेशली डिजाइंड एंड टेलर्ड फॉर योर रिक्वायरमेंट. स्पेशली डिजाइंड मशीन्स होती हैं ये. इनका स्पेशल टास्क होता है. हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं ये, और हाई प्रोडक्शन रेट के लिए बनाई गई हैं, मास प्रोडक्शन के लिए. स्पेशल पर्पज मशीन्स आर फॉर मास प्रोडक्शन. दीज आर फिट विद स्पेशल टूल एंड फिक्चर्स. दे आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन एंड फॉर पर्टिकुलर फिक्चर एंड टूल ज्योमेट्री दीज आर यूज्ड. इनका पर्टिकुलर पर्पज होता है, उसी के लिए बनाई जाती हैं. इनके अंदर बहुत से सेंसर, स्विचेस, ऑटोमेटिक जॉब क्लैंपिंग डिवाइसेस, लॉजिक कंट्रोल्स, अलग अलग होल्डर टूल्स ये यहाँ पे इनमें फिट किए जाते हैं, उसके लिए इनको बनाया जाता है. सो कैन वी गिव सम एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन? यस, दीज आर सम ऑफ द फोटोग्राफ्स. मैंने आपको लेथ मशीन बताई थी, जनरल पर्पस मशीन थी. ये स्पेशल पर्पस मशीन है. दिस इज अ स्पेशल पर्पस मशीन. नाम के इनके ब्रोचिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस, गियर हॉबिंग मशीन, ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी हैं. जब मैंने आपको लेथ मशीन का एग्जांपल दिया, आई टोल्ड यू लेथ मशीन कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट जनरल पर्पसेस, बट स्पेशल पर्पस मशीन इज यूज्ड फॉर ओनली स्पेशल पर्पस, समथिंग लाइक दिस. जैसे गियर कटिंग मशीन. Gear cutting can be form cutting, template cutting, generating, right? So this is a different methods of gear cutting. So when you design a gear cutting machine, so that purpose for that is only gear cutting. Lapping and honing machine special purpose machine होती हैं. लैपिंग में यू यूज अ सॉफ्ट क्लॉथ, अब्रेसिव पेस्ट लगा होता है उसके ऊपर, एंड इट इज रब्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ वर्क पीस. लैपिंग में हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड. सो बोरिंग मशीन, even tunnel boring machine are of very big diameter are being used nowadays. They are also heavy duty. Heavy duty means, you understand what is the meaning of heavy duty? That means
when the machine is being used for long duration of time and mass production, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन रेट के लिए। टनल बोरिंग मशीन इज ओनली यूज फॉर टनल बोरिंग, नो अदर एक्टिविटी। तो उसी के लिए बनी है वो, टनल को बनाने के लिए। ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है स्पेशल पर्पस मशीन्स के अंदर। These repeatedly produce the parts without any human assistance. So when you say automatic machines होती हैं, repeatedly produce parts, मतलब mass production. And when you repeatedly produce the same part, that means variety is minimum. That is also mass production without any human assistance. That means unskilled worker will also work. Unskilled worker will also do in special purpose machine. So loading, machine loading, starting the machine, unloading, ये वाले stages की requirement नहीं होती। Once these machines are set up, even less skilled person can operate them easily. तो special purpose machines जो होती हैं वो महंगी होती हैं, मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वैरायटी उतनी उनमें नहीं होती, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है उसमें, लेकिन इसके लिए हाईली स्किल्ड वर्कर नहीं चाहिए। एक बार सिस्टम सेटअप हो जाए तो हमें हाईली स्किल्ड वर्कर नहीं चाहिए। एडवांटेज क्या है फिर स्पेशल पर्पस मशीन का, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है। ह्यूमन एरर का स्कोप इसमें मिनिमम होता है। ह्यूमन फटीग रेपिटेटिव वर्क के थ्रू जो होती है वो कम हो जाती है इसमें। सो वेरी लेस ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। यूज फॉर मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। डिसएडवांटेज भी हैं इसके, एक्सपेंसिव होती हैं ये, एंड स्पेशल केयर एंड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। सो बिकॉज टेलर मेड मशीन्स होती हैं, तो जो मशीन्स बनाता है मैन्युफैक्चरर वही इसकी मेंटेनेंस कर सकता है। राइट, सो दिस इज द स्पेशल पर्पस मशीन टूल। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ, लाइक कैटेगरीज, कटिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग में कैसे करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या होता है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी एंड अप आवर लेक्चर टुडे ऑन टाइप ऑफ कटिंग प्रोसेसेस, कटिंग टूल से ऑब्लिक एंड ऑर्थोगोनल कटिंग। दो तरीके का कटिंग प्रोसेस होता है, एक ऑर्थोगोनल कटिंग और एक ऑब्लिक कटिंग। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक जनरल पर्पस मशीन, स्पेशल पर्पस मशीन, जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस मशीन में से क्वेश्चन आने का चांस है। एक ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग दो तरीके होते हैं जिसमें कटिंग टूल से तुम कटिंग करते हो। देखो ये चक के अंदर आपका जो वर्कपीस लगा है और ये कटिंग टूल है। ऑर्थोगोनल कटिंग में टूल और कटिंग टूल ये 2 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल विजन है। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? सर्कल 2 डायमेंशनल, स्फीयर 3 डायमेंशनल। तो जब 3 डायमेंशनल आता है तो एक और रेडियल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड देन थर्ड डायरेक्शन भी होती है, वो 3 डायमेंशन है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में कटिंग टूल और वर्कपीस, कटिंग टूल और वर्कपीस का जो इंटरफेस है एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द चिप रिमूवल, डायरेक्शन ऑफ द टूल मोशन, ये आपका उसके बेस पे ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक में कैटेगराइजेशन होता है। ये एनालिसिस करने का एक तरीका है। वी वांट टू एनालाइज कि जब हम कटिंग करेंगे तो कितनी फोर्स लगेगी, जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग टूल पे कितनी फोर्स लगेगी, उसको एनालिसिस करने के 2 तरीके हैं, एक ऑर्थोगोनल और एक ऑब्लिक कटिंग। कटिंग फोर्स अगर कटिंग एज ऑफ द टूल के परपेंडिकुलर हो, जो कटिंग फोर्स लग रही है, फोर्स कौन लगा रहा है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। वर्कपीस रोटेट कर रहा है, टूल उसको कट कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन जो है टूल और वर्कपीस की, उसकी वजह से फोर्स लगती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स अगर कटिंग टूल के परपेंडिकुलर हो तो वो ऑर्थोगोनल कटिंग है।
राइट। ऑर्थोगोनल कटिंग को 2 डायमेंशनल कटिंग बोलते हैं, और ऑर्थोगोनल कटिंग में जो चिप मूव करती है वो हमेशा परपेंडिकुलर मूव करती है चिप टूल इंटरफेस के। इसका जो अपोजिट है वो ऑब्लिक कटिंग है। ध्यान से देखना जरा, और भी पॉइंट्स आएंगे। ये है ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग। चिप जब मूव कर रही है तो टूल एंड आपका वर्कपीस इंटरफेस ये है, ये टूल है, दिस इज टूल, दिस इज वर्कपीस, जॉब या वर्कपीस। ये इंटरफेस है जहां पे टूल और वर्कपीस आपस में मिलते हैं। अगर चिप इसके परपेंडिकुलर मूव करे, 90 डिग्री पे मूव करे, यहां पे देखो ये टूल एंड वर्कपीस इंटरफेस ये है, और चिप जो मूव कर रही है वो इस तरीके से मूव कर रही है, तो एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है। अगर चिप और इंटरफेस, टूल वर्कपीस इंटरफेस के बीच में 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल कटिंग है। ये देखो, ये इंटरफेस और टूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इंटरफेस और टूल इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंगल इज नॉट 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टूल, दिस इज टूल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टूल एंड द टूल वर्कपीस इंटरफेस आर 90 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चिप एंड टूल वर्कपीस इंटरफेस, तो ये 2 डायमेंशनल एंटिटी, 3 डायमेंशनल एंटिटी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। एक तो ये डायग्राम भी देख लो, चिप, ये सारे के सारा आप पढ़ते हो, मेटल कटिंग में आप सारा पढ़ोगे। ये ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग, ये आपका टूल, ये चिप, ये वर्कपीस। तो चिप का मोशन और टूल वर्कपीस इंटरेक्शन अगर वो 90 डिग्री पे है तो आप बोलोगे वो ऑर्थोगोनल कटिंग है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। ये कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, ऑर्थोगोनल कटिंग। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्लिक कटिंग। चिप फ्लो की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कटिंग एज, तो ऑर्थोगोनल कटिंग। ऐसा नहीं है तो ऑब्लिक कटिंग। चिप फ्लोज साइडवेज, चिप डज नॉट फ्लो साइडवे। जो वर्क पीस है वो साइडवे फ्लो नहीं करता, टूल के ऊपर ही फ्लो करता है, साइडवे में फ्लो नहीं करता, ऊपर की तरफ, साइडवे में नहीं जाएगा। टूल लाइफ जो होती है ऑर्थोगोनल कटिंग में कम होती है, क्योंकि सारे के सारा फोर्स कम एरिया पे लगता है। ऑब्लिक कटिंग में एरिया ज़्यादा होता है, परपेंडिकुलर नहीं है तो लेंथ ज़्यादा होती है। जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं, अगर मैं तुम्हें ये लेंथ दे दूं तो परपेंडिकुलर लेंथ, बेस लेंथ इज लेस, बट ये लेंथ आपकी ज़्यादा है। ऑब्लिक कटिंग में आप इसकी बात करते हो, ऑर्थोगोनल कटिंग में आप परपेंडिकुलर की बात करते हो। तो ये लेंथ अगर ज़्यादा है तो फोर्स इतने एरिया पे लगेगा और हीट डिसिपेशन भी इतने एरिया पे होगा, तो टूल की लाइफ आपकी कम होती है, ऑर्थोगोनल में ज़्यादा होती है ऑब्लिक में। ओनली कुछ मशीन टूल में ऐसा है जो ऑर्थोगोनल कटिंग को सिमुलेट करते हैं, ब्रोचिंग, स्लॉटिंग, लेथ, इन्हीं में ऑर्थोगोनल कटिंग को सिमुलेशन मिलता है। बाकी मेजॉरिटी एक्चुअल में जो रियलिस्टिक है वो ऑब्लिक कटिंग होता है। ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ऑब्लिक एंड ऑर्थोगोनल कटिंग के याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ चिप्स, कितने तरह के चिप्स होते हैं, क्या क्या चिप्स बेसिकली टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग के बीच का डिफरेंस। ये दो तरीके का कटिंग प्रोसेस होती है, इसका एक वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। ऑर्थोगोनल एंड जो ऑब्लिक कटिंग है, एंड साथ में जो आपके
जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस मशीन्स हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, और मशीन टूल होता क्या है। तो योर पीडीएफ पे ईसीपी पे जो आपका आईटीआई का मॉड्यूल है, इसमें हम छोटे लेक्चर्स लेकिन टू द पॉइंट अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उस तरीके से आपको दे रहे हैं। आप इनको रिवाइज करते जाओ, समझने की ट्राई करो, और एग्जाम के अंदर मेरे को लगता है बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, और कुछ हाई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड। कैरी कीजिए उसको एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियो। सारा कुछ पढ़ के जाना 15 सितंबर को, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू गुड। थैंक यू।